अस्सलामुअलैकुम। अब देखें, इस वीडियो से हम लोग अपना ओपैम का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओपैम का मतलब होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। अच्छा देखें, जो हमारे पास एम्पलीफायर है इसका हम लोग स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे होंगे। ये बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर से मिलकर बना हुआ होता है और ये जो टॉपिक है ये हमारे पास काफ़ी ब्रीफ है, ठीक है। मतलब कि शॉर्ट में हम सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे, तो ये इसका स्ट्रक्चर हम लोग डिटेल में नहीं करेंगे। डायरेक्ट जो ये सर्किट सिंबल से स्टार्ट करेंगे। अब सर्किट सिंबल की बात करें तो हमें एक बात पता है कि ये हमारे पास लैब में एक आईसी होती है जिसमें बहुत सारी पिन्स होती हैं। तो हमें ये बात पता होती है, हम 2 3 पे जो है ना इनपुट देते हैं, 6 से आउटपुट लेते हैं, मगर वो सारी चीज़ जो है ना वो लैब के लिए होती है, सही है। अगर हम थ्योरी में इसके सर्किट की बात करें तो यहाँ पे जो पिन के नंबर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये जो हमारे पास है नेगेटिव से, ये हमारे पास इनपुट की पिन होती है इन्वर्टिंग, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव है ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट की पिन होती है। ये जो इन्वर्टिंग इनपुट की पिन है इसे हम लोग 1 कह रहे होते हैं, ठीक है। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट की पिन को 2 कहते हैं और यहाँ से आउटपुट लेते हैं तो ये हमारे पास थर्ड पिन होती है, 3 होती है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हमें पता है 4 और 7 पिन हुआ करती थी लैब में, जहाँ पे हम लोग डीसी वोल्टेज दिया करते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये 4 होती है, ठीक है। पॉजिटिव हम लोग 4 पर देते हैं, इसके अलावा नेगेटिव हम लोग 5 पे देते हैं, सही है। अब देखें, डीसी वोल्टेज दे रहे होते हैं तो इसको थोड़ा सा ठीक से हम लोग बनाते हैं डीसी बैटरी की तरह। तो 4 पे हमें पता है पॉजिटिव जाएगा, तो पॉजिटिव मतलब बड़ी डंडी, ठीक है। बड़ी डंडी ऊपर बनाएंगे, छोटी वाली नीचे, और यहाँ पे नेगेटिव जाएगा तो नीचे की तरफ छोटी डंडी होगी, मतलब नेगेटिव, ठीक है। तो V+ हमने 4 को दे दिया और V- हमने 5 को दे दिया। ये एक जो है ना मतलब स्टैंडर्ड जो है हमने सर्किट बनाया है। इसमें कोई मतलब इतनी याद रखने वाली चीज़ बस ये थी कि आपके पास इनपुट कहाँ से जाता है, आउटपुट कहाँ से आता है। नेगेटिव पे इन्वर्टिंग है और जो पॉजिटिव है उस पर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, ठीक है। ये याद रखने वाला था। अब देखें, हम डिफरेंट तरीके के ओपैम देखेंगे। सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो इन्वर्टिंग ओपैम है, ठीक है। नाम से ही जाहिर है इन्वर्टिंग ओपैम मतलब कि जो आउटपुट हमें देगा वो इन्वर्ट हुआ होगा, ठीक है। वो जो वेव्स होंगी वो अपोजिट होती हैं, तो ये हमें साइन से पता चल जाता है, नेगेटिव साइन होते हैं इसके आउटपुट की इक्वेशन में, ठीक है। अब देखिए, एक और चीज़ हमें इन्वर्टिंग ओपैम के नाम से जाहिर है कि जो हम इनपुट देंगे ना वो इन्वर्टिंग पिन पे देंगे, सही है ना। मतलब कि नेगेटिव पिन पे हम इनपुट दे रहे होंगे। तो सिंपल यहाँ पे देखें क्या होगा, यहाँ से हम लोग आउटपुट लेते हैं थर्ड से। अब इसका सर्किट हम बनाएंगे। देखें, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव पिन पे एक रजिस्टर लगेगा और यहाँ से हमें इनपुट देना होगा, तो यहाँ पे हम इनपुट दे देते हैं। जो इनपुट है हम लोग इसको कह देंगे VI, ठीक है। और जो पॉजिटिव वाली पिन होगी इसको हम लोग ग्राउंड कर देंगे, मतलब नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड कर देंगे, सिंपल। ये हो जाएगा हमारे पास VI जो हमने दिया है, और इसको हम लोग कह देंगे R1। अब देखिए, यहाँ पर ना हमेशा एक रजिस्टर लगता है जिसे हम लोग R2 कह रहे हैं। अब देखिए, ये जो रजिस्टर है ना, अगर ये रजिस्टर ना लगा हुआ हो तो वो हमारे पास ओपन लूप कहलाता है, और अगर ये रजिस्टर लगा हुआ है तो ये हमारे पास क्लोज लूप कहलाता है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे आउटपुट भी हमने बना दिया V0। कुछ चीज़ें जो यहाँ पे समझने वाली हैं वो ये कि आपके पास जो है ना जिस तरीके से BJT में गेन होता था, यहाँ पर भी गेन होता है। यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके के गेन होते हैं, एक होता है ओपन लूप गेन और एक होता है क्लोज लूप गेन, ठीक है। क्लोज लूप और ओपन लूप यही होता है कि आपके पास अगर रजिस्टर लगा हुआ हो तो ये क्लोज लूप है, और अगर ओपन लूप होता है तो आपके पास रजिस्टर नहीं लगा हुआ होता। यहाँ पर आप लोग सिंपल क्या करते हैं कि G को आप लोग क्लोज लूप गेन कह रहे होते हैं, ठीक है। और आपके पास जो A होता है वो पार्शियल गेन होता था BJT में, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कहीं ऐसा ना हो यहाँ पर भी आप लोग इस चीज़ को कंफ्यूज कर दें। जो A होता है यहाँ पे आपके पास वो ओपन लूप गेन होता है, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस करूँ, जो आपके पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर होते हैं उसके अगर आप लोग थ्योरी में डिफरेंसेस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आइडियल ओपैम है, आइडियल ओपैम, उसका जो ओपन लूप गेन होता है वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अगर रियल में प्रैक्टिकली बात करें तो ओपन लूप गेन बहुत ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। मगर क्योंकि आइडियल की बात करें तो वो इन्फिनिटी होता है। और ओपन लूप गेन की अभी एक इक्वेशन भी देखेंगे, वो ड्राइव करके नहीं आई है, वो हम डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि हम लोगों ने सारी डेरिवेशंस नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपल जो बस इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस आपको इतना पता होना चाहिए, जो AV है ये आइडियल ओपैम के लिए इन्फिनिटी होता है। आइडियल ओपैम की एक तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि ओपन लूप गेन जो है वो इन्फिनिटी होता है। दूसरी एक और चीज़ भी जब हम पढ़ेंगे तो वो आपको याद हो जाएगी। आपके पास एक होता है इनपुट करंट जो इन्वर्टिंग पिन से अंदर जा रहा है, मतलब कि एम्पलीफायर के अंदर जो एक करंट जा रहा होगा, अभी हम लोग आगे जाके देखेंगे, वो भी आपके पास 0 होता है आइडियली, ठीक है। तो ये 2 बातें जो आपको कंडीशन याद होनी चाहिए। बाकी सारे जो डिफरेंसेस हैं वो बस थ्योरी के लिए काफ़ी है, मगर इसका काम आपको न्यूमेरिकल में पड़ेगा इन 2 कंडीशंस का, ठीक है।
अब देखिए अगर हम गेन की बात करें तो गेन हमारे पास क्या होता है, गेन हमें पता है आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, ठीक है। तो मैं कह दूँ G इक्वल्स टू वी आउट अपॉन का वी इन, हमने यहाँ पे वी आई जो है वो इनपुट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल लिख दिया। अब देखिए एक हमारे पास ओपन लूप की इक्वेशन होती है। अब जाहिर सी बात है हमने इसको ड्राइव नहीं किया तो ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया वी नॉट इक्वल्स टू ए वी टू माइनस वी वन। हमें ये बात पता है कि आइडियल ओपैम में जो ओपन लूप गेन होता है वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। हम लोग कंडीशंस का यूज़ करके फॉर्मूलाज ड्राइव करना चाह रहे हैं बस। तो हमने क्या किया कि ए जो है वो इन्फिनिटी आइडियल ओपैम के लिए सपोज कर लिया। अब सिंपल ए जो है वो वी नॉट के नीचे आ गया तो ये पूरी चीज़ ज़ीरो हो गई। तो हमें पता चला कि भाई वी वन जो है वो वी टू के बराबर हो गया आइडियल ओपैम में, सही है। अब देखिए ये जो कंडीशन है ना वी टू इक्वल्स टू वी वन, ये हमारे पास कहलाती है वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, ठीक है। शॉर्ट सर्किट में हमारे पास सेम हो जाता है ना वोल्टेज दोनों पॉइंट्स पे, तो इसलिए जो है ना ये हमारे पास कंडीशन कहलाती है। वी टू हमारे पास ये है नीचे वाला और वी वन जो है वो इन्वर्टिंग पिन पे जा रहा है। अब देखिए मैंने यहाँ पे सिंपल लिख भी दिया है कि वी वन इक्वल्स टू वी टू वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कब होता है भाई, वॉट एवर वोल्टेज एट पिन टू इज इक्वल्स टू वी वन पिन वन, ठीक है। पिन टू पर जो भी वोल्टेज होगा वही पिन वन पर भी होगा, तो ये हमारे पास कहलाती है वर्चुअल शॉर्ट सर्किट की कंडीशन। अब वी टू जो है वो ग्राउंडेड हमें दिख रहा है, ग्राउंड है वो, तो वी वन भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आर वन से गुजरने वाले करंट को हम लोगों ने आई वन कह दिया। अगर हम आई वन की इक्वेशन ड्राइव करना चाहें, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, मतलब कि जहाँ से वो निकल रहा है वो हायर होता है, वी आई से निकल रहा है माइनस वी वन में जा रहा है अपॉन आर वन, ठीक है। सिंपल ओम्स लॉ, तो वी वन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो सिंपल आई वन की इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, वी आई ओवर का आर वन, ये हमारे पास आई वन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम करंट वन की हमने बात कर ली, करंट टू की बात करना चाहें तो आई टू हमारे पास कहाँ से गुजरेगा, आर टू से गुजरेगा, सही है। तो ये यहाँ से नहीं गुजरेगा, आर टू से गुजरेगा, ये वाली चीज़ नहीं होगी, यहाँ से होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आई टू यहाँ से गुजर रहा है, जिधर से निकल रहा है वो पहले आएगा, माइनस जिधर जा रहा है वो बाद में। तो आई टू इक्वल्स टू वी वन से निकल रहा है, तो वी वन माइनस का जा कहाँ रहा है, वी नॉट पे जा रहा है, ठीक है। वी नॉट आउटपुट वाली पिन पे, वी वन माइनस वी नॉट ओवर का आर टू, जिस रेजिस्टर से गुजर रहा है वो आ गया। सिंपल ओम्स लॉ, वी ओवर आर, ठीक है। अब हमें पता है कि वी वन जो है वो ज़ीरो है वर्चुअल शॉर्ट सर्किट की कंडीशन के मुताबिक। तो जो हमारे पास आई टू की इक्वेशन है वो हो जाएगी माइनस का वी नॉट ओवर का आर टू, ठीक है। ये हमारे पास इसकी कंडीशन हो गई। अब देखिए ये हमारे पास एक नोड बन रही है, एक हमारे पास इनपुट करंट होता है जो कि एम्पलीफायर के अंदर जा रहा होता है। तो ये हमारे पास इनपुट अंदर जा रहा है इन्वर्टिंग पिन से, ठीक है। हमारे पास आइडियल ओपैम की एक कंडीशन होती है कि इनपुट जो करंट जो है वो ज़ीरो के बराबर होता है। इस नोड पे आपने सिंपल केसीएल लगाया, आई वन एंटर हो रहा था, आई एन और आई टू दोनों बाहर जा रहे थे, ठीक है। तो आई वन जो है वो एक साइड पर आ गया, बाहर जाने वाले दोनों करंट एक साइड पर आ गए। आई एन की कंडीशन है आइडियल के लिए ये ज़ीरो होता है करंट, जिस तरीके से ए वी वाली कंडीशन थी, ठीक है। तो ये ज़ीरो हो गया, तो आई वन और आई टू दोनों आपस में बराबर हो गए। आपने जो इक्वेशन दोनों करंट्स की निकाली है, सिंपल क्या करें कि जो है ना उन दोनों को इसकी जगह पुट करें, वी आई अपॉन आर वन इक्वल्स टू माइनस वी नॉट अपॉन आर टू, ठीक है। वी नॉट अपॉन वी आई एक साइड करें, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस का आर टू अपॉन आर वन, ठीक है। वी नॉट अपॉन वी आई हमें पता है गेन निकालना था हमें जी, ठीक है। तो सिंपल ही हमारे पास गेन की इक्वेशन आ गई माइनस आर टू अपॉन आर वन, मतलब कि किसी भी एम्पलीफायर का गेन जो है वो इसके रेजिस्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आर टू और आर वन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई। अब हम अपना नेक्स्ट ओपैम की जो इक्वेशन है उसको ड्राइव करते हैं, जो कि हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग ओपैम है, ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास नॉन इन्वर्टिंग ओपैम है, इसका मैंने सर्किट जो है वो बना लिया है। सिंपल एक चीज़ बस ध्यान में रखें कि जैसे हम लोग पहले इनपुट जो है वो इन्वर्टिंग पिन पर देते थे, अब हम नॉन इन्वर्टिंग पिन पर देंगे, ठीक है। मतलब कि पॉजिटिव वाली पिन पे देंगे, और रजिस्टर आपने चेंज नहीं करना, रजिस्टर वहीं पे लगा हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ें किस तरीके से मार्क की हैं, आर वन आर टू सेम है, ठीक है। आर वन से गुजरने वाले करंट को मैंने आई वन कह दिया, आर टू से गुजरने वाले करंट को आई टू कह दिया। आउटपुट हमें तीसरी पिन से मिल रहा है बिल्कुल जैसे था। एक मैंने आई इन मार्क किया हुआ है जो कि एम्पलीफायर के अंदर जा रहा है। हमें पता है कि जो नेगेटिव पिन है उस पे जो वोल्टेज है वो V1 है, पॉजिटिव पिन पे V2 है, ठीक है। अच्छा साइड पे मैंने यहाँ पे कंडीशन लिख दी है किसकी, आइडियल ओपैम की, ठीक है।
वी नॉट इक्वल्स टू ए वी टू माइनस वी वन। हमें पता है कि आइडियल के लिए जो ए होता है ओपन लूप गेन होता है वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। सिंपल ये हो जाएगा वी नॉट अपॉन इन्फिनिटी। तो हमें पता है कि वी टू और वी वन आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसकी गेन की इक्वेशन जो है वो ड्राइव कर लेते हैं। किस तरीके से होगी, सबसे पहले हम लोग करंट्स की इक्वेशन लिखेंगे। मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि मेरा जो I1 है वो गुज़र रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, ज़ीरो से शुरू हो रहा है और कहाँ पे जा रहा है, V1 पर जा रहा है, ठीक है। तो ज़ीरो माइनस V1, ठीक है, ओवर का R1, ये हमारे पास I1 की इक्वेशन बन जाएगी। और V2 हमें पता है पॉजिटिव पिन पर है, V1 V2 आपस में दोनों बराबर हैं और V2 जो है वो VI के बराबर है, सही है ना। V2 VI के बराबर है, हमें दिख रहा है। सिंपल क्या हो जाएगा, I1 की इक्वेशन हो जाएगी ज़ीरो माइनस V1 ओवर का R1। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, माइनस V1 ओवर R1 के। इसी तरीके से अगर हम I2 देखना चाहें तो I2 हमारे पास कहाँ से निकल रहा है, V1 से निकल रहा है और जा कहाँ रहा है, V0 पे जा रहा है, ठीक है। V1 से निकल के V0 पे जा रहा है, तो सिंपल ये हो जाएगा V1 माइनस का V0 ओवर का R2। ये हमारे पास I2 की इक्वेशन हो गई। अब सिंपल हमें पता है कि हम लोग ये जो नोड है हमारे पास, इस पे क्या लगाएंगे, KCL लगाएंगे। I1 I in और I2 वाली, जहाँ पे मैंने V1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग KCL लगाएंगे, इन दोनों को मैंने बॉक्स कर दिया है। सिंपल KCL लगाने के बाद क्या हो जाएगा, I1 एंटर हो रहा है और I in भी बाहर जा रहा है और I2 भी बाहर जा रहा है, ठीक है। ये I in भी बाहर चला गया और I2 भी बाहर चला गया, तो वो दोनों एक साइड पे आ गए और I1 जो है वो मेरे पास एक साइड पे आ गया। मुझे पता है कि आइडियल ऑप एम्प के लिए I in जो है वो ज़ीरो होता है, तो I1 जो है वो I2 के बराबर हो जाएगा। मैंने दोनों की जो इक्वेशन निकाली है मैं वो यहाँ पे पुट करूँगी। ये हो जाएगा मेरे पास V1 अपॉन R1 इक्वल्स टू V1 माइनस V0 ओवर का R2, ठीक है। अब देखें, सिंपल यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखें कि हमें पता है कि V1 और V2 आपस में बराबर है वर्चुअल शॉर्ट सर्किट से, और मुझे ये बात पता है कि मेरा जो V2 है वो VI के बराबर है, ठीक है। तो सिंपल V1 की जगह हम लोग VI लिखेंगे, ठीक है। अभी आगे जाके क्या लिखेंगे, VI। सिंपल इसको आप LCM ब्रेक करें, मुझे V0 को एक साइड पे करना होगा और VI वाली टर्म्स को एक साइड पे करना होगा, क्योंकि मुझे आखिर में चाहिए V0 ओवर का VI, ठीक है। तो जहाँ जहाँ V1 है वहाँ वहाँ VI पुट करें। अब देखिए ये मैंने यहाँ पे पूरा जो है वो सॉल्व कर दिया। आप देख लें, सिंपल यहाँ पे मैथ्स की कैलकुलेशन हुई है और कुछ भी नहीं हुआ है। जहाँ V1 था वहाँ मैंने VI पुट कर दिया, V0 और VI वाली टर्म्स को दोनों को अलग अलग कर दिया इक्वेशन में। V0 अपॉन VI का फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ गया 1 प्लस का R2 अपॉन R1, ठीक है। ये हमारे पास गेन की इक्वेशन आ गई नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की। अब अगर इसका कोई फॉर्मूला भी, अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल भी आए तो गेन निकालने को कहा जाए, आपके पास रजिस्टर्स की वैल्यूज़ गिवन हो, ठीक है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम अपना जो तीसरा एम्पलीफायर है वो देख लेते हैं, हमारे पास जो कि समिंग एम्पलीफायर है, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये हमारे पास जो है ना समिंग एम्पलीफायर बना हुआ है, जिसे हम वेटेड समर भी कहते हैं। सिंपल हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ देखें, पहले हमने इन्वर्टिंग जो पिन थी इस पे जो वोल्टेज था इसे V1 कहा था, और जो पॉजिटिव वाली पिन थी इस पे जो वोल्टेज था इसे V2 कहा था। मगर यहाँ पर हमने इसे VN और VP कहा है। वजह यह है कि आपके पास इनपुट पे 3 रजिस्टर्स लगे हुए हैं और उसके वोल्टेज को हमने V1 V2 V3 कह दिया है, ठीक है। R1 से पहले V1 कह दिया, R2 से पहले V2 कह दिया। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे भाई, इन्वर्टिंग पिन पे और नॉन इन्वर्टिंग पिन पे जो वोल्टेज है उसे हमने VN और VP कह दिया है, N से नेगेटिव और P से पॉजिटिव, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास समिंग एम्पलीफायर है, 3 रजिस्टर्स लगे हुए R1 R2 R3। R1 से गुजरने वाले करंट को I1 कह दिया, R2 से गुजरने वाले करंट को I2 और R3 से गुजरने वाले करंट को I3 कह दिया है। और इस पे जो हम वोल्टेजेस दे रहे हैं उसे V1 V2 और V3 कह दिया है। आउटपुट बिल्कुल उसी तरीके से V0 है, मगर पहले हम लोग जो रजिस्टर लगाया करते थे वो R2 होता था, जो इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट करता था। मगर अब क्योंकि हमने पहले ही R2 और R3 के नाम दे दिए तो इसलिए हमने RF कह दिया उसे, ठीक है। और RF से गुजरने वाले करंट को हम लोग I कह रहे हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी, ये हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखें हम यहाँ पे इसके फॉर्मूलाज जो हैं वो ड्राइव कर लेते हैं। सबसे पहले हम I1 I2 और I3 की करंट की इक्वेशन निकालेंगे। I1 मुझे पता है I इक्वल्स टू V ओवर R होता है, ठीक है। V हायर माइनस V लोअर पोटेंशियल। I1 गुजर रहा है मेरे पास V1 से स्टार्ट हो रहा है वो, ठीक है, और जा रहा है वो Vn तक, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी V1 माइनस Vn ओवर का R1। इसी तरीके से I2 की इक्वेशन भी कुछ इसी तरीके से हो जाएगी V2 माइनस का Vn ओवर का R2, ठीक है। अब देखें सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट की कंडीशन लिख देते हैं कि भाई Vn और Vp आपस में बराबर है, और क्योंकि Vp जो है वो ग्राउंडेड है, वो ज़ीरो है, तो Vn भी ज़ीरो है, ठीक है।
अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये हमारे पास वर्चुअल शॉर्ट सर्किट की कंडीशन है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे करंट्स की जितनी भी इक्वेशन जो मैंने अभी आपको बताई है वो लिखेंगे। I1 मेरे पास बराबर हो जाएगा V1 माइनस VN ओवर का R1 के, ठीक है। VN जो है ना वो इसी नोड पर ही है, ठीक है, तो वो VN ही होगा। V1 माइनस का VN ओवर का R1। इसी तरीके से मेरे पास जो है ना, मुझे पता है कि VN 0 है, तो I1 किसके बराबर हो जाएगा, V1 ओवर का R1 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से I2 बराबर हो जाएगा V2 माइनस VN ओवर का R2, ठीक है। और VN 0 है तो ये हो जाएगा V2 ओवर का R2। इसी तरीके से I3 मेरे पास बराबर हो जाएगा V3 माइनस का VN ओवर का R3, ठीक है। और क्योंकि VN 0 है तो I3 किसके बराबर आ जाएगा, V3 ओवर का R3 के। सही है। अब देखिए ये चीज़ हमें पता चल गई। अब हम क्या करते थे, अगला काम KCL लगाया करते थे, ठीक है। तो हम वही काम करेंगे, यहाँ पर भी KCL लगाएंगे। हमें पता है कि ये मेरे पास जो है ना पूरी नोड है, ठीक है, ये पूरी नोड है। इस पर अगर हम KCL लगाएं तो यहाँ पे IN जो है वो इन्वर्टिंग पिन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। I और IN जो है वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं, और I1 I2 और I3 अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो वो एक साइड पर होंगे। सिंपल आप पुट करें I प्लस का IN जो है वो 0 हो जाएगा आइडियल ऑप एम्प के लिए, तो ये हो जाएगा I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और उनकी इक्वेशंस पुट करेंगे। अब देखें भाई सिंपल क्या होगा, मैंने यहाँ पे इक्वेशंस जो है वो पुट कर दिया I1 I2 I3 की जगह जो हमने निकाली थी। अब I जो है उसको ड्राइव करें तो I जो है वो VN से निकल रहा है और जा कहाँ रहा है, V0 पे जा रहा है, तो VN माइनस का V0 अपॉन का RF हो जाएगा। और मुझे पता है VN जो है वो 0 है, तो ये हो जाएगा माइनस V0 अपॉन का RF। ये भी पुट कर लिया आप ऊपर वाली इक्वेशन में, जो KCL की इक्वेशन थी ना जिसमें I था, तो ये माइनस V0 ओवर का RF बराबर हो जाएगा V1 ओवर का R1 प्लस V2 ओवर का R2 प्लस का V3 ओवर का R3, ठीक है। अब देखें यहाँ से हमारे पास आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन निकल के आ जाएगी। V0 को आप एक साइड पे रखें, RF को दूसरी साइड पे ले जाएं, और माइनस साइन भी दूसरी साइड पे आ जाएगा। ये हो जाएगा माइनस RF अपॉन R1, ठीक है, फिर V1 RF अपॉन R2, फिर V2 प्लस का RF अपॉन R3 और V3। और अगर हमारे पास बहुत सारे इनपुट्स हों, ठीक है, मतलब बहुत सारे रेजिस्टर आप लगा दें इनपुट पर, तो जितने भी रेजिस्टर्स हों वो उतने n नंबर ऑफ इनपुट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख दी है कि भाई अगर आपके पास n नंबर ऑफ़ इनपुट्स हों तो RF अपॉन RN VN तक जाएगी ये चीज़। और अगर हम सारे रेजिस्टर्स की वैल्यूज़ सेम कर दें, मैं RF R1 R2 R3 सब कुछ सेम लगाऊं, सेम वैल्यूज़ के रेजिस्टर लगाऊं, तो सिंपल क्या हो जाएगा, ये सारे रेजिस्टर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर आ जाएगा, माइनस, ठीक है, जो कि इन्वर्टिंग हमारे पास आउटपुट आएगा, अपोजिट वेव्स आएंगी, और V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब कि आखिर में सबका सम हो गया, इसलिए हम इसको समिंग एम्पलीफायर कहते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास ड्राइव हो गई आउटपुट वोल्टेज की। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे ताकि चीज़ें हमें सही से और मज़ीद क्लियर हो जाए। अब देखिए ये मेरे पास एक सवाल गिवन है, सर्किट पहले से मौजूद था, ठीक है। हमें क्या कहा गया है, डिज़ाइन द सर्किट। अगर यहाँ पे R1 R2 RF की वैल्यू अननोन है, ये नहीं लिखा हुआ होता, जब भी आपको पता होना चाहिए कि सर्किट डिज़ाइन करते वक्त हम जो अननोन कंपोनेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं, तो हमें R1 R2 और RF की वैल्यू चाहिए, ठीक है, रेजिस्टर्स की वैल्यूज़ चाहिए। सिंपल हमें V0 की वैल्यू गिवन है 10 वोल्ट्स, I की वैल्यू गिवन है 1 एम्पेयर, ठीक है। और मुझे आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन गिवन है -V1 प्लस का 5V2, ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है। अब मुझे सिंपल क्या करना है, R1 R2 और RF निकालने हैं। अब देखिए हम लोग किस तरीके से निकालेंगे ये देखते हैं। आपको ये बात पता है कि ये आपके पास समिंग एम्पलीफायर है, कैसे पता चला, एक तो आपके पास R1 और R2 दो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं इन्वर्टिंग पिन पर, ठीक है। तो सिंपल आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन देखकर भी आपको पता चल गया था कि ये समिंग एम्पलीफायर है। आपने समिंग एम्पलीफायर की इक्वेशन आपको याद होगी पहले से, आपने वो लिख दी V0 इक्वल्स टू माइनस, और ये पूरी इक्वेशन लिख दी, ठीक है। और आपको एक इक्वेशन सवाल में गिवन है V0 इक्वल्स टू -V1 प्लस का 5V2। अब आपने सिंपल क्या करना है, कंपेयर करना है दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। V1 से पहले 1 लिखा हुआ है हमारी गिवन इक्वेशन में, और V1 से पहले RF अपॉन R1 होता है, ठीक है। तो RF अपॉन R1 जो है वो 1 के बराबर हो गया, और RF अपॉन R1 जैसी 1 के बराबर हो तो R1 दूसरी साइड पे चला गया, तो RF और R1 आपस में बराबर आ गए, मतलब एक भी पता चल गया तो दूसरा पता चल जाएगा। इसी तरीके से दूसरी चीज़ कंपेयर की, दूसरी टर्म, तो RF अपॉन R2 जो है वो 5 के बराबर आ गए, और यहाँ से पता चला कि RF बराबर हो गया 5R2 के, ठीक है। अब देखिए I की इक्वेशन निकालें। I यहाँ से VN से निकल रहा है, कहाँ पे जा रहा है, V0 पे जा रहा है, तो VN माइनस V0 अपॉन का RF, सही है। मुझे क्या चाहिए भाई, RF की वैल्यू चाहिए।
मुझे पता है कि मेरे पास आई जो है वो मौजूद है, वी नॉट भी मौजूद है, तो मैं ऐसे सिंपल निकाल सकती हूँ। वी एन मेरे पास 0 होता है क्योंकि वी पी ग्राउंड है, वी पी इक्वल टू वी एन होता है। वर्चुअल शॉर्ट सर्किट की कंडीशन है, ये आपको शो करनी पड़ेगी। तो आर एफ बराबर हो जाएगा वी नॉट ओवर का आई के। सही है ना। अब देखें, अगर ये किसी को समझ नहीं आया है तो एक चीज़ देखें, बस आपको सिंपल एक चीज़ पता है कि I बराबर हो गया वी एन माइनस वी नॉट ओवर का आर एफ के। ये तो आपको पता चल गया। क्यों? क्योंकि I बराबर होता है V ओवर R के। V हायर मतलब कि वी एन से निकल रहा है मेरे पास करंट, V नॉट पे जा रहा है और बीच में जो रजिस्टर है वो आर एफ है सर्किट के अंदर। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। अब वी एन जो है वो 0 है। कैसे है 0 है भाई? वी पी ग्राउंड है, वी पी और वी एन दोनों आपस में बराबर होते हैं वर्चुअल शॉर्ट सर्किट की कंडीशन के मुताबिक। ठीक है, तो मेरे पास I की इक्वेशन आ गई माइनस वी नॉट अपॉन का आर एफ। मगर मुझे आर एफ की वैल्यू चाहिए, असल में मुझे रेजिस्टर्स की वैल्यूज चाहिए। तो आर एफ को मैंने एक साइड पे करा, तो आर एफ का मेरे पास क्या वैल्यू आ गई? माइनस का वी नॉट ओवर का आई। ठीक है, इस तरीके से आया मेरे पास। अब मुझे वी नॉट की वैल्यू भी सवाल में गिवन है और आई की वैल्यू भी सवाल में गिवन है। मैं सिंपल क्या करूँगी, लिख दूंगी माइनस, और जो वी नॉट है वो मेरे पास क्या है? इन्वर्टिंग हमारे पास होता है आउटपुट, है ना। तो -10 ओवर का 1। सही है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 10 किलो ओम्स। आर एफ की वैल्यू आ गई। मुझे पता है आर एफ और आर वन दोनों आपस में बराबर हैं, तो 10 किलो ओम मेरे पास आर वन भी आ गया और आर एफ भी आ गया। दूसरा क्या था भाई? आर एफ बराबर हो जाएगा 5 R2 के। यहाँ से मैं R2 की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ। R2 बराबर हो जाएगा आर एफ अपॉन 5, मतलब कि 10 किलो ओम ओवर का 5। तो R2 मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा? 2 किलो ओम्स के बराबर आ जाएगा। सिंपल। ठीक है, इस तरीके से हमने जो तीनों रेजिस्टर्स थी उसकी वैल्यूज़ निकाल ली और ये हमारे पास समिंग एम्पलीफायर का जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया। अब हम दो कॉन्फ़िगरेशंस और देखेंगे। एक हमारे पास होता है इंटीग्रेटर सर्किट और एक होता है हमारे पास डिफरेंशिएटर। तो अब हम वो देख लेते हैं। अब देखिए सिंपल, ये हमारे पास इंटीग्रेटर का सर्किट है। हमेशा बात याद रखिएगा, जो इंटीग्रेटर का सर्किट होता है इसमें वोल्टेज की इक्वेशन ड्राइव की जाती है और जो डिफरेंशिएटर का सर्किट होता है इसमें करंट की इक्वेशन ड्राइव की जाती है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी ये बात हो गई कि आप जो इनपुट और आउटपुट जो रजिस्टर कनेक्ट करता था उस रजिस्टर की जगह कैपेसिटर लगाते हैं इंटीग्रेटर सर्किट में और इसी कैपेसिटर की पोजीशन चेंज हो जाती है डिफरेंशिएटर में। वो हम देख लेंगे कि हम कहाँ लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्किट मौजूद है। सारी चीज़ें वैसी हैं, वी एन वी पी, ठीक है, आर और सब कुछ वैसी है। बस आपने क्या किया, आर एफ की जगह यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया जिसके वोल्टेज को हम कह रहे हैं वी सी। ठीक है, अब क्योंकि आइडियल ओप एम्प है तो वर्चुअल शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हमारे पास वही रहेगी। वी पी जो है वो आपके पास ग्राउंड है, वी पी वी एन आपस में बराबर होते हैं, तो वी एन भी 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे का काम देखते हैं। हुआ क्या कि हमें पता है कि Q बराबर होता है सी वी के। अगर मैं वोल्टेज की इक्वेशन वहाँ से निकालना चाहूँ, क्योंकि हमें वोल्टेज की इक्वेशन निकालनी है, तो वो बराबर हो जाएगा Q ओवर सी के। Q खुद बराबर होता है आई टी के, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का कोई काम नहीं है, करंट के रिस्पेक्ट में हम चीज़ों को देखेंगे, तो आई टी ओवर सी हो जाएगा। अब देखें, अगर हम कैपेसिटर वोल्टेज की बात करें तो हमने सिंपल क्या किया कि यहाँ पे इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, मुझे पता है कि मेरे पास सर्किट में देखें इनपुट करंट जो है वो 0 है। ये हमें पता है आइडियल ओप एम्प में ऐसा ही होता है। तो सारा जो I1 जा रहा है R से, वही I1 कैपेसिटर से भी गुजरेगा। ठीक है ना, आई इन तो 0 है, तो सिंपल क्या होगा कि जो मेरे पास रजिस्टर से करंट जा रहा है वही कैपेसिटर से भी गुजरेगा। तो मैंने I की जगह क्या लिख दिया? I1। और क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं हम तो T के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो I1T और आगे DT और नीचे C वैसे ही रहा। अब I1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? कहाँ से आ रहा था? VI से आ रहा था ना, तो I1 किसके बराबर हो जाएगा? VI माइनस VN ओवर R के। मगर VN तो 0 है, तो VIT ओवर R के बराबर हो जाएगा I1 की इक्वेशन सर्किट से। अगर आप देखें तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से R1/RC जो है वो कॉमन बाहर निकाल लिया और ये हो गया VIT DT। सिंपल क्या होगा यहाँ पे कि आपको पता है कि VC जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? VN माइनस V नॉट के। ये आपको सर्किट से दिख रहा है। ठीक है, और वी एन जो है वो 0 है, तो ये माइनस वी आउट के बराबर हो गया। आपने सिंपल वी सी की जगह वी आउट रखा और माइनस को दूसरी साइड पे ले गए, तो ये हो गया -1/RC और पूरा वैसे ही। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन आ गई है। अब हम डिफरेंशिएटर का सर्किट देख लेते हैं। ये हमारे पास सर्किट मौजूद है। हमने सिंपल क्या किया है, कैपेसिटर की पोजीशन अब चेंज कर ली है। पहले हमने आरएफ की जगह लगाया था कैपेसिटर, अब हमने इनपुट इन्वर्टिंग पिन के पीछे लगाया। ठीक है, वीएन के पीछे लगाया है। सिंपल, अब हम पहले तो वही काम करेंगे। हमें ये बात पता है कि वर्चुअल शॉर्ट सर्किट होगा, तो वीएन और वीपी जो है वो आपस में बराबर होंगे और वीपी 0 है तो वीएन भी 0 होगा। क्यू बराबर होता है सी वी के। ठीक है, यहाँ से
वोल्टेज की इक्वेशन निकालें तो Q/C हो जाएगा, और Q खुद बराबर होता है IT के, तो IT/C हो जाएगा। मैंने शुरू में ही आपको एक बात बताई थी कि डिफरेंशिएटर में हम लोग करंट की इक्वेशन निकालते हैं, तो I बराबर हो जाएगा CV/T के। ठीक है, अब देखिए सिंपल यहाँ पे क्या हुआ है कि हमें कैपेसिटर के करंट की इक्वेशन चाहिए, तो मैं कैपेसिटर से गुजरने वाले करंट को ICT कहूँगी और RF से गुजरने वाले करंट को सिर्फ I और ब्रैकेट में T कहूँगी। ठीक है, तो सिंपल क्या है, कैपेसिटर से गुजरने वाला करंट और RF से गुजरने वाला करंट सेम ही होगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एम्पलीफायर के अंदर इनपुट करंट कुछ नहीं जाता। ठीक है, अब क्या हो गया, सिंपल IC बराबर हो गया C, आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया टर्म को, तो वो जो V वाली टर्म है V/T, ठीक है, वो वाली टर्म डिफ्रेंशिएट हो गई, नीचे वाला T तो डिफ्रेंशिएशन के साथ आ गया, मगर वोल्टेज के साथ क्या आ जाएगा, VI आ जाएगा, VI ब्रैकेट में T। अब ये कैसे आया भाई, कैपेसिटर करंट देखे ना कहाँ से गुजर रहा है, VI से निकलना शुरू होगा, VN पर जाएगा कैपेसिटर का करंट, सही है। अब VI माइनस का VN आना चाहिए था यहाँ पे, आप सोचेंगे, मगर VN नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि VN तो 0 है ना, तो सिंपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे VI आ गया। अच्छा, अब देखिए सिंपल हमें क्या करना है कि भाई वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन चाहिए होती है हमें। ठीक है, करंट की इक्वेशन के जरिए हम लोग आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन ड्राइव कर रहे होते हैं। तो सिंपल हमने क्या करना है कि भाई RF से गुजरने वाले करंट को मैंने IT कह दिया है, जो कि कहाँ से शुरू हो रहा है, VN से चलना शुरू होगा, V0 तक जाएगा। ठीक है, तो ये V1 - V0 लिखा हुआ है, ये V1 - V0 नहीं है, VN - V0 है। ठीक है, VN - V0 बराबर हो जाएगा IT × RF के, या R कह दें आप सिंपल। ठीक है, सिंपल क्या हो जाएगा, V1 तो 0 है, जो कि VN है वो 0 है ना आपके पास, तो V0 किसके बराबर हो गया, -IT × R के। अब मुझे पता है कि रेजिस्टर से गुजरने वाला करंट और कैपेसिटर से गुजरने वाला करंट आपस में बराबर है, तो मैंने IT की जगह ICT लिख दिया, और जो मैंने ऊपर कैपेसिटर करंट की इक्वेशन ड्राइव की थी वो यहाँ पे सिंपल पुट कर दी। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास डिफरेंशिएटर का सर्किट था। आपको इसके कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं करने हैं, ना ही कोई ज़्यादा डिटेल में करना है, बस आउटपुट वोल्टेजेस की इक्वेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये ऑप एम्प का जो पूरा टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है यहाँ पे।